तो दोस्तों, राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनको शुरू कर रहे हैं। स्थापत्य कला के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक है दुर्ग। आनंद आएगा दोस्तों पढ़ने में आपको। पहला वीडियो है तो थोड़ा बहुत उबाऊ लग सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको दुर्गों के बारे में वर्णन बताऊंगा, दुर्गों के प्रकार बताऊंगा। तो ऐसी स्थिति में ये एक दो वीडियो थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम पहला गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, वहां से जब शुरू करेंगे ना, आनंद आएगा दोस्तों। मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, इतिहास को अगर आप इतिहास की दृष्टि से पढ़ोगे तो वो कभी समझ में नहीं आने वाला। इतिहास को हमेशा खुद से जोड़ के पढ़ो। आप ये सोचो कि जो पूर्वज थे वो हमारे थे और उनका इतिहास उनका इतिहास मैं केवल बाहर के लिए नहीं पढ़ रहा, मुझे मेरे पूर्वजों के बारे में जानना मेरा कर्तव्य बनता है और आने वाली पीढ़ी को उन सब का महान कार्य मैं आगे लेके जाऊं और आने वाली पीढ़ी को भी बताऊं कि उन्होंने क्या क्या कर्म किए थे, तो वो सही मायने में सही बात साबित होगी। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि कहते हैं ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? सबसे बड़ा मोटिवेशन है पढ़ाई। जो इंसान जितना बढ़िया पढ़ेगा ना, उतना ही उसके लिए मोटिवेशन है। दुनिया की कोई चीज़ पढ़ाई से बेस्ट मोटिवेशन पैदा नहीं कर सकती। अगर आपकी पढ़ाई अधूरी है तो दुनिया का कोई भी इंसान आके आपको मोटिवेट कर देना, आपके चेहरे पे ये उदासी गायब हो ही नहीं सकती। कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते आप। इसीलिए वक्त है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। मैंने एक लाइन लिखी थी दोस्तों, थोड़ा बहुत लिखने की भी मेरे को आदत है। तो एक लाइन लिखी थी कि कहते हैं कि हम लोग हर बार ये कहते हैं कि मेरे साथ समय नहीं था, यार मेरे साथ तो समय नहीं था। लेकिन रियल बात ये पता है, समय कहता है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ चलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरी तो स्पीड सेम है। मैं 60 मिनट में 1 घंटा बनाता हूँ तो 60 मिनट में 1 घंटा बनाता हूँ, कभी 61 मिनट में 1 घंटा नहीं बनता, या कभी 58 मिनट में 1 घंटा नहीं बनता। रियल बात तो ये है दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, पर वास्तव में हम समय के साथ नहीं चल रहे हैं। समय अपने नियत वेग से चल रहा है। इसीलिए समय को या किसी और को दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो रियल में पढ़ाई करना तो लग जाओ। शिद्दत से जब तक नहीं लगोगे ना, दुनिया की कोई चीज़ आपको कामयाब नहीं कर सकती, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों दुर्गों के बारे में। दुर्ग एक शब्द इससे जुड़ा हुआ आता है गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। और एक दोस्तों आता है किला। चलो इसको साइड में लिखता हूं मैं। ये दोनों जो हैं जुड़वा भाई हैं, दोनों में एक समान गुण है। ये जो भाई है, लेकिन ये छोटा भाई है। अब आप लोगों को सारी चीज क्लियर हो गई होगी मेरे बिना समझाए भी। ये दोनों बड़े भाई हैं और जुड़वा भाई हैं। ये क्या है? छोटा भाई है। इसीलिए दुर्गों का, दुर्ग जो होते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, मैंने अपने अगले वीडियो में आपको बताया था। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गों का निर्माण किया जाता है। मतलब ऐसा भवन जिसके अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। मान लो कोई सेना आ गई और उसने 6 महीने तक यहाँ पे डेरा डाल दिया, तो अंदर जो लोग बैठे हैं उनके लिए 6 महीने तक खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो, सेना के लिए लड़ने के लिए सारा सामान हो। तो ये सब चीज़ें जिस भवन के अंदर होती हैं उसको बोलते हैं दोस्तों दुर्ग। क्या बोलते हैं? दुर्ग, ठीक है। और एक ऑप्शन आता है कि फिर महल क्या होते हैं। महल तो राजा महाराजाओं के रहने का भवन होता है, ठीक है। वो सिर्फ सौंदर्य की श्रेणी में आता है। उसका उपयोगिता क्या है, वो उपयोगिता में तो आ जाएगा कि भाई रहने के लिए, लेकिन सुरक्षा में महलों का कोई उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। लेकिन किला क्या है? किला दोस्तों दुर्गों से छोटा होता है, ठीक है। मतलब ऐसा भवन जिसमें सुरक्षा के इंतजाम तो होते हैं, लेकिन दुर्गों की अपेक्षा बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो किले की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए जितने भी, जैसे चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ते हैं तो वो दुर्ग है, ठीक है। मेहरानगढ़ के बारे में दुर्ग है। तो ये सब चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ वो हम आगे बढ़ेंगे। इतना ध्यान रखो कि
दुर्ग और गढ़ हम विस्तार रूप में लेंगे, किला छोटे रूप में। ठीक है दोस्तों, छोटा प्रकार मतलब दुर्गों का छोटा भाई किला होता है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि दुर्ग जो है, दुर्ग बनाने की जो ये कला है, मतलब दुर्गों को स्थापित करने की जो ये कला है, इसका सबसे पहला अवशेष हमें कहां से मिलता है? तो दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का नाम तो आपने सुना ही होगा भाई। एक मूवी आती है जिसमें एक डायलॉग होता है, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो नाम सुना ही होगा, तो हड़प्पा का नाम ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने नहीं सुना? हर कोई सुनता है। ठीक है, और विशेष तौर पे जब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं और इतिहास को पढ़ते हैं तो एक बात आती है, यार कहाँ से आ गया यार, इतना इतिहास समझ में ही नहीं आता हड़प्पा का। इसीलिए हड़प्पा के अंदर सबसे पहले हमें दुर्गों के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दुर्गों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, दुर्ग, कई जो दुर्ग होते हैं वो कहाँ पे होंगे? जमीन पे होंगे। ठीक है, धरातल पे। कई दुर्ग होंगे जो नदियों के बीच में होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे भी जल है और बीच में यहाँ पे दुर्ग बना दिया। कई दुर्ग ऐसे होंगे जो दुर्ग तो ऐसे होंगे लेकिन उसके चारों तरफ खाई ही खाई होगी। ठीक है दोस्तों, कई दुर्ग ऐसे होंगे जो बिल्कुल वनों के बीच में, जंगलों के बीच में आ गए होंगे। तो इन आधार पे दुर्गों को कई श्रेणियों में, कई भागों में बांटा गया है, और बांटने वाले भी हम जैसे लोग नहीं थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो उनके बारे में अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण हमारे सामने पेश करते हैं उन महाशय का जो नाम है वो है मनु स्मृति के अंदर मनु जी। ठीक है, अब मनु स्मृति के अंदर सबसे पहला वर्गीकरण हमें मिलता है। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? मनु स्मृति के अंदर मनु ने किया था। किसने किया था? मनु ने। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मनु स्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्णन हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, दुर्गों का सर्वप्रथम विभाजन मिलता है, और मनु स्मृति ने इन्हें 6 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था दोस्तों? 6 भागों में बांटा था। ये प्रश्न आते हैं, आप लोगों को लगता है कि ये बोरिंग चीजें होगी, ये पढ़ना क्यों है, लेकिन यहीं से प्रश्न आ जाता है। मान लो हमने दुर्ग पढ़े, चित्तौड़गढ़ पढ़ा, सब पढ़ा, अब दुर्गों से 4-5 सवाल आने और उसमें से एक सवाल यहीं से आ गया तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, आराम से पढ़ा जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि मनु स्मृति के अंदर 6 श्रेणियों में दुर्गों को विभाजित किया गया। अब किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया उसको मैंने भी ढूंढने का बहुत प्रयास किया, मुझे भी नहीं मिला और आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना आता है। वैसे तो आज तक मनु स्मृति के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया कभी एग्जाम में नहीं आया, कभी नहीं आया। फिर भी आप ये याद रखना, 6 भागों में बांटा था। मनु स्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों को श्रेणियों में विभाजित करने का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और मनु स्मृति से आप याद कर सकते हैं कि इन्होंने गिरि दुर्ग, जो गिरि दुर्ग मैं आपको बताऊंगा, दुर्गों की श्रेणियों में एक श्रेणी होती है गिरि दुर्ग, यानी कि ऐसे दुर्ग जो पहाड़ियों के ऊपर बनाए जाते हैं उनको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, तो ये सब जो दुर्ग हैं ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ दुर्ग बताया है। क्या बताया दोस्तों? श्रेष्ठ दुर्ग बताया। ठीक है, ये आपको मनु स्मृति से याद रखना है। तो वापस लौटते हैं और बात करते हैं। हमने मनु स्मृति के बारे में पढ़ा कि मनु स्मृति में 6 श्रेणियों में बांटा गया और गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ बताया। ठीक है, सबसे पहला श्रेणीबद्ध भी मनु स्मृति में किया गया था दुर्गों को। लेकिन कौटिल्य जी आते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं, हम तो नहीं मानेंगे आपकी बात को, हम नहीं मानेंगे क्योंकि लोग 6 प्रकार पढ़ ही नहीं सकते। एक तो आपने वो जो नाम बताए वो इतने हाइड करके रखे हैं कि गूगल पे सर्च करते हैं तब भी नहीं मिलते। इसीलिए कौटिल्य जी ने बोला मैं 4 ही प्रकार बताऊंगा।
कितने बताऊंगा? तो 4 श्रेणियों में कौटिल्य जी ने बांटा, 4 श्रेणियों में बांटा, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है भाई, मनुस्मृति जी का मान रखते हैं इस ग्रंथ का और गिरि दुर्ग को हम बता देते हैं श्रेष्ठ। ठीक, तो कौटिल्य ने भी श्रेष्ठ दुर्ग किसको बताया? गिरि को। कितने श्रेणियों में बांटा? 4। अब 4 श्रेणियां कौन सी हैं? 1 2 3 4 लिख लें यहाँ पे। पहला तो गिरि है, तो गिरि है मतलब कि ऐसे दुर्ग जो पहाड़ियों पे बनाए जाते हैं गिरि दुर्ग कहलाते हैं। यहाँ पे एक मोस्ट है, वो है दोस्तों औदुक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, वो है वन, और चौथा है धानवन। ठीक है, ये 4 उन्होंने श्रेणियां बांटी, मतलब ऐसे दुर्ग जो पहाड़ियों पे बनाए जाते हैं गिरि दुर्ग कहलाते हैं, ऐसे दुर्ग जो वनों के बीच में होते हैं वन दुर्ग कहलाते हैं, ऐसे दुर्ग जो समतल भूमि पे या मरुस्थलीय भूमि के बीच में जमीन पे बनाए जाते हैं, न तो पहाड़ियों पे होते हैं न जल के बीच में होते हैं, बीच में एकदम समतल जमीन पे बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप बीकानेर जाओगे तो वहां का जो दुर्ग है वो समतल जमीन पे है। अब आप कहोगे उन्होंने समतल पे ही क्यों बनाया, सेना तो डायरेक्ट आके हमला करेगी। देखो दोस्तों, उनके वहां पहाड़ ही नहीं है। अब जब पहाड़ ही नहीं है तो कहां से लाएं? हमारा भी दिमाग चलता है, उनका भी तो चला होगा ना कि वो भी गिरि दुर्ग बनाते। तो उन्होंने धानवन दुर्ग बनाया। क्या बनाया? धानवन दुर्ग, यानी कि समतल जमीन पे बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया? चारों तरफ खाई बना दी, बहुत बड़ी बड़ी बड़ी। ठीक है, हालांकि खाई वाली श्रेणी अलग होती है। समतल जमीन पे बनाने पर सीधा धानवन दुर्ग हो जाएगा, लेकिन खाई वाली बनाने पर चारों तरफ अगर खाई बना दी जाए ना दुर्ग के, तो वो एक और श्रेणी में भी आ जाता है। इसीलिए आपको बता दूं, एक दुर्ग जरूरी नहीं है कि एक ही श्रेणी में आएगा, वो बाकी सारी श्रेणियों में भी आ सकता है। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गिरि दुर्ग भी है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग वन दुर्ग भी है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग औदुक दुर्ग भी है। अब औदुक क्या होता है? औदुक का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जो 2 नदियों के या नदियों के संगम पे होता है। ठीक है, यानी कि जल दुर्ग होता है। कौटिल्य ने जल दुर्ग के लिए एक शब्द उपयोग में लिया जिसका नाम है औदुक। ठीक है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न उठा सकते हैं कौटिल्य की वजह से कि कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सी कौटिल्य की श्रेणी नहीं है, और वहां पे आपको यहां औदुक की जगह पे दे देगा जल, बाकी सब दे देंगे, गिरि भी देंगे, वन भी देंगे, धानवन भी देंगे, और यहां पे लिख लेंगे जल। तो आप बताओगे जल तो है, लेकिन रियल में कौटिल्य ने जल दुर्ग बताया ही नहीं, उन्होंने क्या बोला था? औदुक दुर्ग। आपको बात क्लियर हो गई है? क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कौटिल्य के बाद एक और महाशय, नाम था शुक्र, और शुक्र ने शुक्र नीति दी। उन्होंने बोला कि देखो, अगर हम बस्ते का भार कम कर देंगे ना तो नॉलेज कम हो जाएगा। व्यक्ति को जिसकी जितनी उम्र है उतना नॉलेज देना जरूरी है। मनु ने तो 6 ही प्रकार बताए हैं, मैं तो 9 प्रकार बताऊंगा। मैं कितनी श्रेणियां बताऊंगा? 9। यार ये कोई काम चलता है 4 श्रेणियों में बना के काम चला दिया? ऐसा नहीं चलेगा। हम आपको 9 श्रेणियों में बांटेंगे, और इसीलिए मनुस्मृति की तर्ज पर मनुस्मृति और कौटिल्य की बातों को कट करते हुए कौन आते हैं? शुक्र महाशय आते हैं, जिन्होंने दी थी शुक्र नीति। कौन सी दी थी? शुक्र नीति। 4 को कट किया, ला लिए 9, और 9 श्रेणियां लाई भाई। अब 9 श्रेणियों में से 4 श्रेणियां तो ये कि ये उठा के यहाँ पे डाल दो, चलो याद हो जाएगी इसलिए डाल रहा हूं, गिरि। सेकंड, औदुक की जगह उन्होंने जल लिखा, ये बहुत सीधे आदमी थे, इन्होंने जल लिखा। ठीक है। तीसरी बात, इन्होंने बोला इतना भी नहीं कि यार किसी चीज को समझना उसके लिए अटपटे शब्द नहीं लिखा है। ठीक है, प्रकार पूरे लिखो, अटपटे नहीं लिखना है। तो यहाँ जल लिख लिया। तीसरा उन्होंने लिखा वन, यानी कि ऐसे दुर्ग जो वनों के बीच में होते हैं। ठीक है। चौथा उन्होंने लिखा समतल जमीन या मरुस्थलीय जमीन पर बनाए जाने वाले दुर्ग। पांचवा दोस्तों उन्होंने लिखा एरण। अब ये क्या होता है रे? एरण का मतलब होता है दोस्तों ऐसे दुर्ग जहां तक पहुंचना बहुत दुर्गम होता है, बहुत ही ज्यादा दुर्गम होता है। मतलब आप कहीं पर कभी चित्तौड़ जाओ, आप गए हो चित्तौड़, वहां पे जब जाओगे तो आप गाड़ी लेके जब ऊपर चढ़ते हो तो क्या ऐसे सीधा रोड है, हाईवे है ऊपर जाने का? नहीं है।
दुर्गों का कभी हाईवे नहीं होता था, वो महाराजा थे, उनके पास पैसे थे। मैं भी पहली बार जब मैंने इतिहास नहीं पढ़ना शुरू किया था ना भाई, मैं साइंस बेस से था, मैंने इतिहास पढ़ना शुरू नहीं किया था, तब मैं सोचता था ये महाराजा पागल थे क्या यार, सीधा बना देते रोड। फिर पता लगा कि ये भी सुरक्षा की श्रेणी में आता है। और शुक्र जी ने इसीलिए तो ये अलग से नाम लिखा है एरण, मतलब जिस दुर्ग तक पहुंचने का रास्ता जितना ज्यादा दुर्गम होगा वो एरण दुर्ग के अंदर और भी ज्यादा ऊपर आता है। दुर्गम से दुर्गम रास्ता होना चाहिए कि दुश्मन वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। समझ में आई बात? तो एरण दुर्ग के अंदर ऐसे दुर्ग आते हैं जहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ज्यादा क्या होता है, दुर्गम होता है। छठा दोस्तों मैं लिख लेता हूं यहां पे पारिख, क्या लिख लेता हूं, पारिख। सातवां लिख लेता हूं पारिद। आहा, दो शब्द आ गए यहां पे, छठा और सातवां। ये कैसे याद करने? ख से याद रखो खाई, ख से क्या याद रखो, खाई। ख से खाई, यानी कि मैंने आपको बताया था बीकानेर के दुर्ग के चारों तरफ क्या बनाई, खाई। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ बनाई जाती है खाई, वो आते हैं पारिक दुर्ग की श्रेणियों में। आई बात समझ में? और ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ खाई नहीं बनाते, एक बड़ी बड़ी दीवार बनाई जाती है, चारों तरफ दीवार बनाने को बोला जाता है पर और कोटा। क्या बनाया बोला जाता है उसको दोस्तों, परकोटा। मतलब कि चारों तरफ जो परकोटा बनाया जाता है वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। यहां तक तो आपको क्रिस्टल और क्लियर हो गया होगा, हो गया। अब आठवां और एक और है नौवां। ये दोनों में से नौवां तो राजस्थान में है ही नहीं, ठीक है। मैंने इसके बारे में बहुत सारी सर्चिंग की और लास्ट में जाके दोस्तों आपको बताऊं एक चीज कि कई लोग कहते हैं कि नौवें के अंदर चित्तौड़गढ़ आता है वगैरह, लेकिन लास्ट में जाके पता लगा कि शुक्र नीति में जो नौवां पर श्रेणी बताई गई थी ना, वो श्रेणी एक अलग टाइप की थी, जिस टाइप का दुर्ग राजस्थान में है ही नहीं, ठीक है। तो आठवां जो श्रेणी है वो लिख लेते हैं। ये रही आठवीं और ये रही अपनी नौवीं। आठवीं है दोस्तों सैन्य दुर्ग। क्या है दोस्तों, सैन्य दुर्ग, यानी कि ऐसे दुर्ग जहां पे सैनिक निवास करते हो। यार ये कोई पूछने की बात है? अब जब दुर्ग है सुरक्षा की श्रेणी से होते हैं तो वहां पर सैनिक तो रहेंगे ही, तो सैनिक रहते हो उसको बोलते हैं सैन्य दुर्ग। आई बात समझ में? और नौवां दोस्तों होता है सहाय दुर्ग। क्या होता है दोस्तों, सहाय, बेसहाय नहीं दोस्तों, सहाय, ठीक है। कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। यहाँ पे सहाय, सहाय याद रखो आप दोस्तों। सहाय जो है कहने का मतलब ये है कि ऐसे दुर्ग जो बाकी दुर्गों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं, मतलब कि वहां पे खाली सूरवीर सूरवीर ही रहते हैं, मतलब सूरवीरों के रहने का लिए जो दुर्ग बनाए जाते हैं वो सहाय दुर्ग होते हैं। यार ऐसे देखो तो सारे दुर्ग में सूरवीर ही रहते थे, लेकिन उन्होंने जो सूरवीर के लिए विशेष, मतलब सूरवीरों के लिए अनुकूल दुर्ग, सहाय दुर्ग, तो कहा जाता है कि राजस्थान में इस टाइप के कोई दुर्ग नहीं थे। क्योंकि अगर हम ये बोलें कि सूरवीरों के लिए स्पेसिफिक एक दो दुर्ग का नाम ले लूं तो क्या बाकी सारे दुर्ग सूरवीरों के लिए थे ही नहीं? सब थे, या तो सभी थे या फिर कोई नहीं था। समझ में आई बात? इसीलिए आजकल राजस्थान में एक शब्द सहाय दुर्ग के लिए लिखा जाता है कि ऐसे दुर्ग जहां पर सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी निवास करती है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जैसे चित्तौड़गढ़ के अंदर जनता भी सैनिकों के साथ साथ क्या करती थी, निवास करती थी, खेती करती थी। तो जब जरूरत पड़ती थी तो सैनिकों के साथ साथ वो भी राष्ट्र की मदद के लिए आ जाती थी। तो ऐसे दुर्ग जहां पर आम जनता भी सैनिकों के साथ साथ रहती है और मदद करती है राष्ट्र की, तो वो सहाय दुर्गों की श्रेणी में आती है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये जो मैंने शुक्र नीति का आपको वर्गीकरण बताया, ये शुक्र नीति ने वर्गीकरण दुर्गों का बताने से पहले इस शुक्र महाशय ने 7 अंग बताए थे राष्ट्र के। एक राजा के लिए, एक राष्ट्र के लिए 7 अंग होते हैं। उस 7 अंग में से एक अंग है दुर्ग। तो वो 7 अंग क्या है ये भी पढ़ लो, क्या पता कहीं घूम फिर के एग्जामिनर आपके लिए वो प्रश्न डाल दे, तो आपको याद होना चाहिए। बाकी आप कनेक्ट करके रखिए कि शुक्र नीति ने जब ये दुर्गों की श्रेणियां बताई, उस टाइम उन्होंने दुर्गों की श्रेणियां क्यों बताई? क्योंकि उन्होंने 7वां अंग दुर्गों को बनाया था।
तो वो 6 अंग बाकी के कौन से हैं वो भी याद रखो। एक बड़े से जो राज्य होता है उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या जरूरी होती है? एक राजा। अपने भारत के भी राष्ट्रपति हैं, है कि नहीं? तो पहली चीज आवश्यक होती है एक राजा। दूसरी चीज देखो, ये दुर्ग मैंने लिख ही लिया, बिना दुर्ग के एक राजा कहीं घर पे तो रहेगा तो कोई भी आके, मान लो कोई दूसरे राष्ट्र का विदेशी आक्रमण हो रहा है तो वो सबसे पहले हमला कहाँ करता है? दुर्ग पे करता है ना। दुर्ग को जीत लिया तो सब जीत लिया, इसलिए दुर्ग बहुत आवश्यक चीज होती है। फिर उन्होंने ये वर्गीकरण किया था। तीसरी चीज, राजा हमेशा किसकी बात सुनता है? मंत्री की बात सुनता है। एक घर में पत्नी जो होती है ना, वो पति के लिए एक प्रधानमंत्री का काम करती है। पति जब कोई गलत रास्ते पे जा रहा है या किसी भी प्रकार का परेशानी में है तो पत्नी उसको सुझाव देती है कि ये नहीं, ये करना है। वैसे ही राजा को सुझाव कौन देता है? मंत्री देता है। तो मंत्री भी उस तीसरा अंग है, ये ध्यान रखना आप। चौथा अंग दोस्तों होता है सारे सैनिक। क्या दोस्तों? सारे सैनिक। इसको हम दंड भी बोल सकते हैं या फिर सैनिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सारे जो सैनिक हैं वो भी चौथा अंग है। पांचवा अंग होता है दोस्तों मित्र। मित्र का मतलब एक राजा, एक राज्य के लिए पड़ोसी मुल्क जो मित्र राष्ट्र हैं वो बहुत काम आते हैं। अब भारत के लिए रूस कितना काम आया, ठीक है। जब पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका हुआ था, जब वो पूरा सैनिक लेके जब अपनी कहते हैं उसको 7वां बेड़ा शायद, तो वो जब लेके आया तब रसिया अपनी पूरी पनडुब्बियों को अपने भारत के सपोर्ट में लेके आ गया था। अगर नहीं लेके आता तो भारत का पता नहीं क्या होता। और आज भारत भी रसिया का पूरा ऐसे सहयोग करेगा क्योंकि मित्र राष्ट्र होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मित्र वो भी होते हैं। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो आम जनता है जो सहयोगी हो सकती है राजा के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों 5 चीजें आपको पता लग गई होगी। छठा है दोस्तों कोष। क्या होता है दोस्तों? कोष यानी कि भंडार। भंडार जो होते हैं जैसे कि धन, धान्य, इन सब का जो भंडार है वो नहीं होगा तो एक राजा के लिए कैसे काम चलेगा। और 7वां है दोस्तों राज्य, ठीक है। बिना राज्य के राजा कहाँ पे राज करेगा? जरूरी है ना। तो ये 7 अंग आप लोगों के लिए मैंने आपको बताया, उसमें से एक अंग था दुर्ग। तभी शुक्र नीति ने बोला कि कौटिल्य की बात गलत है, मैं अपनी तरफ से 9 ये चीजें आपको बताता हूं। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपने वीडियो देखा है तो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जानते हैं कि राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, वो शॉर्टकट पढ़ेंगे। फिर हम पहले दुर्ग को स्टार्ट करेंगे।